मैं अरशद ज़मान अभी अभी दिल्ली पहुंचा हूं। दिल्ली से ही बोल रहा हूं। कल मैं कल की कहानी की रिकॉर्डिंग के बाद मुझे ब्रिज घाट पे जाना पड़ा, गंगा के घाट पे। तो मैं वहाँ रहा, लेट हो गए थे। तो फिर वहीं पर एक अरेंजमेंट था एक होटल में, ब्रिज घाट पे ही, हमारे दोस्तों के साथ और पुराने मिलने वालों के साथ। इसलिए मैं वहीं पर रहा और अभी अभी थोड़ी देर पहले ही पहुंचा हूं। ब्रिज घाट जाने का कारण ये था कि मेरे एक मित्र जगदीश जी थे, हैं अभी जगदीश जी। वो मेरे जहाँ का मैं रहने वाला हूँ उसी मोहल्ले में हमारे घर से 400 मीटर दूर उनका या 500 मीटर दूर उनका मकान है। जगदीश जी, उनका बेटा का नाम था बलविंदर, बल्लू। उसकी डेथ हो गई और उसकी डेथ के आज उसका अंतिम संस्कार ये सब कुछ था और ये सब मामला सब निपटा के करके। तो इसलिए कि भाई वो हमारे पड़ोसी भी थे और पारिवारिक संबंध भी वहाँ के हिंदू और मुसलमानों में बहुत करीब हैं। और हमारे यहाँ का मिजाज भी ऐसा रहा है कि सबके दुख दर्द में सब शामिल होते हैं। तो मेरी ड्यूटी थी, मैं अब घर का बड़ा हूँ तो मुझे जाना था, मैं गया। उसका देह संस्कार और सब जो अंतिम संस्कार थे वो सब पूरे हुए। मैं बड़ा दुखी हुआ। वो बलविंदर की उम्र जो थी अब लगभग 35 साल की हो गई थी शायद। हाँ, 35 या 35 ही साल की थी, ज़्यादा उम्र नहीं थी उसकी। तो मुझे वो याद भी आया कि भाई यहाँ खेलता रहता था, जाता था, आता था, चाचा जी नमस्कार, ये करता हुआ वो करके। दिवाली पे और होली पे और दूसरे हिंदू त्योहारों पर वो पकवान लेके आता था हमारे घर पे और मोहल्ले के दूसरे लोगों के यहाँ भी देता था। हमारे यहाँ त्योहारों पे उसके परिवार के लोग भी आते थे, ईद हुआ, दूसरे मौके पे वो हमारा उनसे आना जाना है। अच्छा, जगदीश जो थे वो मुझसे उम्र में तो बड़े थे, लेकिन अभी हैं, काफ़ी उम्र हो गई उनकी। उनकी एक दुकान उनके घर से या और मेरे घर से बस थोड़ी सी दूर एक रेलवे स्टेशन के पास अड्डा है, टेम्पो अड्डा। टेम्पो अड्डा ये होता है कि पहले एक गाड़ी का नाम टेम्पो हुआ करता था। वो अजीब सी 3 पहियों की गाड़ी होती थी, लोग उसमें भर के गांव गांव इधर उधर गांव में जाया करते थे और गांव गांव बटे हुए होते थे, उसकी सवारियां लेके आते थे और शाम को जाते थे। ऐसा वो 30-35 टेम्पो सारे दिन चलते रहते थे, वो टेम्पो थे। अच्छा, अब वो टेम्पो तो बंद हो गए थे पिछले कुछ अरसे से। तो अब वहाँ उन टेम्पों की जगह पर गाड़ी आ गई थी। वो गाड़ी भी बहुत ज़्यादा अपडेट नहीं होती थी, किसी का बम्पर टूटा हुआ, किसी का कोई। अब वो मगर वो गाड़ियाँ थी, 4 पहिए थे उसमें। टेम्पो में 3 पहिए हुआ करते थे। अब ये 4 पहियों की जो गाड़ियाँ थीं ये चलने लगी, तो इसलिए इसका नाम आज भी टेम्पो अड्डा ही है। टेम्पो अड्डे पे 7-8 दुकानें हैं। उसमें एक नाई की दुकान है, एक कैसेट की दुकान है, रिकॉर्ड कैसेट, रिकॉर्ड डैक वैक, ये टेप रिकॉर्डर वगैरह वगैरह बिकते बिकाते हैं अभी भी। और एक टेम्पो अड्डे वालों का वो जो टेम्पो स्टैंड है उनकी यूनियन का एक छोटा सा बड़ा सा, पहले तो बड़ी सी झोपड़ी पड़ी हुई थी, अभी उसमें अंदर छोटा सा एक ऑफिस भी बन गया है। लेकिन वो झोपड़ी भी बड़ी अभी भी है, उसके अंदर ड्राइवर बैठे रहते हैं जिनका टर्न नहीं आता है। नंबर से चलते हैं ना टेम्पो, और वो जो गाड़ियां हैं उनके नंबर लगे हुए हैं कि ये आज ये गाड़ी इस एरिया रूट पे जाएंगी, ये इस रूट पे जाएंगी, ये उनका कुछ अपना हिसाब है। देखो भाई,
कहानी इंटरेस्टेड होगी, लेकिन बात यह है कि आज के इस कहानी में थोड़ा सा दुख भी है, और दुख भी है और एक इत्तेफाक भी है। ये दो चीज़ें, यानी दुख वो तो मेरे लिए है, और इत्तेफाक वो भी एक मुकाम रखता है। अब इस बात को बहुत गौर से सुनिएगा। जगदीश जी की भी टेम्पो अड्डे पे एक दुकान है। आजकल वो दुकान इसलिए बंद हो गई थी कि जो उनका काम था, जिस तरह की चीज़ों को वो सप्लाई करते थे, छोटे इंटरप्रीनियर्स को, छोटे दुकानदार, छोटे छोटे कारोबारी को, उद्योगों को जगह उनको सामान देते थे, तो वो जो नोटबंदी हो गई थी हमारे देश में, उसके कारण और फिर जीएसटी के कारण उन्होंने उनके सामान की जो पेमेंटें रुकी हुई थी इन लोगों के पास, दूसरे लोगों के पास, वो व्यापारी उनकी पेमेंटें वापस नहीं कर पाए। ये कारण इसलिए हुआ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जीएसटी लागू कर दिया था, उससे पहले नोटबंदी कर दी थी। तो इसका असर हमारे यहाँ के इलाके के बहुत सारे दुकानदारों पे, छोटे व्यापारों पे, कारोबार पे असर पड़ा, और सैकड़ों कारोबार और छोटे व्यापारी बंद अपना कारोबार कर गए। उसी की लपेट में, उसी के झटके में हमारे जगदीश भाई साहब भी आ गए, और उनकी दुकान भी इस कारण बंद हो गई। दुकान अभी भी है, लेकिन अभी वो बंद पड़ी है। उसकी छत भी जरा सी, अभी मैं गया था 6 महीने पहले, तो मैंने देखा कि छत की, दुकान की वो छत थी, वो भी उन्होंने दिखाई थी, तो वो टूट सी गई है, इस कारण बंद है। जगदीश जी का बेटा बलविंदर पहले अच्छा पढ़ाई लिखाई में था, अपने पिताजी का भी उनके काम धंधे में हाथ बटाया करता था, और वो उसने पहले तो बीए कर लिया था, और फिर बीएड भी कर लिया था, और फिर पता नहीं किस किस तरह मैंने बाद में सुना वो कहीं दूसरे जाके आसपास किसी बड़े डिग्री कॉलेज जाके कहा, ट्रेन से जाया करता था, कैसे कैसे, और उसने एमए भी कर लिया था। तो असल में देखो तो वो पढ़ा लिखा बच्चा हो गया था, और एमए बीएड हो गया था। अब वो एमए बीएड हो गया, उसने एग्ज़ाम दिए, पहले कानूगो का या पटवारी का दिया, वहाँ उसका नंबर सेलेक्ट हो गया, नंबर नहीं आया, कैसा वो ये हो गया वो हो गया, फिर 1-2 साल उसमें ख़राब हो गए। फिर उसने टीचर का एग्ज़ाम दिया यूपी में, फिर उसका भी पता चला कोई पेपर लीक हो गया, और अभी कई साल तक वो सिलेक्शन हो गया, फिर उसके इंतज़ार करता रहा, फिर वो उसमें भी रह गया। फिर एक और उसने एग्ज़ाम कुछ उसी तरह का दिया, मतलब 2-3 तरह के उसे कंपटीशन में बैठा उत्तर प्रदेश में। और यूपी की हालत कुछ आजकल ऐसी है कि भाई कंपटीशन के एग्ज़ाम हो जाते हैं, लेकिन लोगों का नंबर नहीं आ रहा है, उससे वहाँ का यूथ फेटअप हो गया है। बड़ी निराशा हो गई है कि वहाँ के नौजवानों में, पढ़े लिखे नौजवानों में बहुत निराशा हो गई। तो ये सब काम होता रहा, उसने बहुत ट्राई करा कि सरकारी नौकरी मिले, क्योंकि उसका अपने फादर के काम में ज़रा दिल कम लगता था। वो पढ़ा लिखा आदमी था, पढ़ा लिखा बच्चा था। अब उसने क्या करा कि जब उस सब बेकार हो गया, दूसरे लोगों को भी देखा, और ये बेकार लोग इकट्ठे भी होते जा रहे थे, बहुत तादाद हो गई है बेकारों की, तो उसने क्या करा कि ड्राइवरी का काम शुरू कर दिया। उसी टेम्पो अड्डे पे एक ये टेम्पो चलाने लगा, जहाँ इसके पापा की दुकान है। ये इसका नाम है बलविंदर, और इसे बिल्लू कहते थे, बल्लू कहते थे। तो बल्लू जो है वहाँ वो टेम्पो चलाने लगा। इसका भी टर्न लग जाए, कभी इधर जाओ, कभी इधर जाओ, कभी उधर जाओ। 10-12 किलोमीटर दूर तक वो जाते थे टेम्पो, और वापस आते थे, फिर जाते थे। दिन में 2-3 चक्कर लगाता था एक टेम्पो। 30 टेम्पो लगभग वहाँ थे, अलग अलग इलाकों में जाया करते थे। इतनी बात आ गई समझ में। अब बल्लू जो था वो जाया करता था, एक गांव में गया, उस गांव का नाम मंडावली था। वहाँ जब गया तो वहाँ से लोग शॉपिंग करने, दुकानदारी करने, अपने इस्तेमाल का सामान लेने, अपनी ब्याह शादियों के लिए चीज़ें खरीदने के लिए टाउन में आया करते थे, उस टाउन में जहाँ एक टेम्पो अड्डा था।
अब ठीक है, तो टाउन में जब ये वहां से सवारियां ला रहा था तो एक लेडी और एक लड़की इसके टेम्पो में बैठी। इसने उनको अपनी सीट के बराबर में जगह दे दी। वो दोनों वहां बैठी, माँ और बेटी, और ये ड्राइवर आगे और बाकी सब लोग 7, 8, 10 जितने भी होते थे वो पीछे बैठ जाते थे। तो ये भी मैं बताऊंगा इस वीडियो के बाद में कि ये बातें मुझे किसने बताई। ये सारी बात मेरे सामने नहीं होती थी, मैं तो वहां रहते ही नहीं था। तो जब 5-6 महीने पहले मैं गया था, जून में मैं गया था, तो जब मुझे किसी ने ये बातें बताई थी, बताने वाला भी उसी टेम्पो का कंडक्टर था। वो जो टेम्पो बल्लू चलाया करता था, उसी टेम्पो का जो कंडक्टर था, जो आवाज लगा का फलां सवारी 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 क्या क्या कहता था, उसका वो कंडक्टर था। उसके लिए आवाजें लगाता था और उसी साथ चलता था और उसी साथ रहता था। उसका नाम था रतन। ठीक, रतन भी पंडित थे और ये भी पंडित था हमारा बल्लू, और जगदीश जी भी पंडित हैं। तो ये बातें सब मुझे 6 महीने पहले जगदीश के जो उनके हैं, उन टेम्पो जो उसका था रतन, उसने कंडक्टर, उसने मुझे बताई थी। मैंने उसे बुलवाया था, मैंने कहा बता भाई मामला क्या है। अब वही मामला पूछने के लिए जो मैं उससे पूछा था, उसके लिए मैं ये बातें पूछ रहा था। उस बातों के बताने के बीच में रतन ने मुझे ये बातें बताना शुरू की। तो एक लड़का उसी टेम्पो में, एक माँ और एक बेटी, उस गांव से सामान खरीदने के लिए ये टाउन शहर में आ रही थी। तो वो जो सामान खरीदने आई थी वो ये था, सामान के कुछ महीने के बाद उनकी बेटी की शादी, जो वो बेटी बैठ के आई थी टेम्पो में अपनी माँ के साथ, उसकी शादी होने वाली थी। वो शादी के कपड़े, शादी का लहंगा, शायद शादी का दुपट्टा, या और छोटे मोटे जो शादी में ज़रूरत होती होगी, वो सामान खरीदने के लिए गाहे बगाए, यानी वक्तन फवक्तन, यानी कभी कभी उस टेम्पो से वो आया करते थे शहर, सामान खरीदा और सामान वामान खरीद के वो बातें करते हुए बल्लू के साथ आगे बैठे हुए, क्या क्या खरीदा, क्या लिया, क्या दिया, क्या रहा कि भाई आज लहंगा खरीदा, आज ये खरीदा, चुन्नी खरीदी लाल, और मेहमान आएंगे उनके लिए अलग अलग कपड़े खरीदे हो, और इसकी ससुराल की जो होने वाली ससुराल है उसके लिए ये खरीदा, वो खरीदा, ये लिया, वो लिया। इस तरह की बातें करते 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 करीब 12 किलोमीटर टेम्पो चलता था। उसमें बैठे चले जाते थे और उसी में बैठ के वापिस आ, वो बता देता था कि मैं इतने बजे वापस जाऊंगा तो आप आ जाइएगा। तो वो उन लोगों को आपस में कुछ ऐसा लगाव भी हो गया था, उनको तसल्ली होती थी कि यार पढ़ा लिखा लड़का है और सभ्य लड़का है और अच्छा समझदार है, अच्छे कैरेक्टर का है। तो उसी के साथ वो बैठ के जाना पसंद करते थे और उसी के साथ वो टाइम दे दिया करते थे कि हमें भैया 3 दिन के बाद यहाँ आना है, कुछ सामान खरीदना है, उनके साथ लेके वो आ जाया करता था। एक टाइम की सेटिंग उन्होंने आपस में कर ली थी। वो धीरे धीरे आने रहे, जाते रहे, जाते रहे, आते रहे, सामान खरीदते रहे, हर किसी चीज़ का रेट पूछ लेते थे, कभी कुछ पूछ लेते थे। और वो जो जगदीश जी की दुकान थी, वो वहाँ बैठ के उसके टर्न का, आने का, उसके जाने का और आने का इंतज़ार भी करती थी बैठ के वहीं पर। जगदीश की दुकान के बराबर में एक नाई की दुकान थी और उसके बिल्कुल बराबर में एक कैसेट की दुकान थी। पहले कैसेट चला करते थे और हर गाड़ी के अंदर एक डैक लगा रहता था ताकि जो सवारियां थी गाने सुनते हुए चले जाएं ज़रा ठाठ से। अच्छे अच्छे डैक लोग लेते थे, अच्छे अच्छे गाने बजाते थे, नई नई कैसेटें वहां से लेते थे। और कैसेट चूंकि वही दुकान थी, टेम्पो अड्डे पे दुकान थी कैसेट की। अच्छा, वो कैसेट की जो दुकान थी उसको भी मैं जानता, मुझे सभी लोग जानते थे क्योंकि थोड़ा मेरा इलाका है और मैं थोड़ा समाज की सेवा से जुड़ा हुआ आदमी था। जब छोटा था तब से मैं लोगों की खिदमत व खातिर में लगा हुआ हूँ। कैसेट ले लिया करते थे, कैसेट भरवाया भी करते थे, डैक भी खरीदा करते थे, डैक को रिपेयरिंग भी कराया करते थे। ये सब लोग जो टेम्पो वाले थे अपने उसमें टेम्पो में। अब तो वहाँ गाड़ियाँ भी चल गई हैं, गाड़ियाँ मतलब ऐसी गाड़ियाँ चल गई हैं जो मतलब अब 4 पहिए वाली हैं। पहले वो 3 ही पहिए वाला मैटर होता था। खैर,
अब यहां से वो बात शुरू होती है जिसकी ये मैं भूमिका बना रहा था, यानी जिसे आप कहानी समझते हैं और मैं उसे वाकया कह के सुनाता हूं। आप जिसको ये सुनते हैं कि भाई कहानी सुन रहे हैं, मैं उसको ये कह के सुनाता हूं कि मैं हकीकत बयान कर रहा हूं। अब वो जाते आते आते जाते ऐसा हुआ कि बल्लू को वो अपने घर भी बुलाने लगे, क्योंकि वो लोग भी पंडित थे। वो बुलाने लगे घर पे। बल्लू भी कभी जब जाए अपनी टेम्पो लेके वहां जाए, उसकी सवारी का इंतजार करे, उसका टर्न आए, वो उनके घर पे चला जाया करे। उनके घर पे जाके मंडावली में बैठे जाए, कुछ हो सकता है खाना वाना भी खा लेता हो, वो मुझे पता नहीं, वो उसके बारे में मैंने रतन से पूछा भी नहीं था। तो उनसे आपस में इतनी कुर्बत बढ़ी, इतनी करीब ही आ गए वो दोनों परिवार कि वो जो फ्रस्ट्रेट था बल्लू, क्योंकि नौकरी नहीं लगी थी, परेशानियां हो रही थी, पढ़ाई लिखाई होने के बाद भी एक मामूली ड्राइविंग करनी पड़ी थी, 10-11 हज़ार रुपये महीने पे, या कुछ इस तरह की परेशानियां, और यूथ में भी इस तरह की परेशानियां तो चली रही हैं, अभी भी चल रही हैं। उसका दिमाग में कुछ थोड़ा सा खलल भी आ गया था, परेशानी हो गई थी। परेशानी में तो सोता नहीं था, रात भर जागता था, सोचता रहता था अपने करियर के बारे में, और अपने कारोबार के बारे में, और अपनी नौकरी के बारे में, और वो जो इंतज़ार सरकार करा रही है सालों से एक एक एग्ज़ाम लेने के बारे में, वो सब बातों को सोच के थोड़ा सा दिमागी तौर पे डिस्टर्ब सा हो गया था। पता नहीं उसके दिमाग में कैसे बैठ गई बल्लू के ये जो शादी की तैयारियां हो रही इस घर में, ये मेरी शादी की तैयारियां हो रही है। यानी उसके दिमाग में ये जगह तय कर गई कि जो लड़की है ये मेरी होने वाली वाइफ है। प्यार नहीं हुआ, देखिए प्यार नहीं है यहाँ लव वव नहीं आ रहा है, यहाँ ये आ रहा है कि उसके दिमाग में एक ये जगह तय कर गई बल्लू के कि लड़की मेरी वाइफ बनेगी, और ये जो तैयारियां चल रही हैं, घर में लहंगा ला रही है, चुन्नी ला रही है, मेवाएं आ रही हैं, खाने पीने का सामान इकट्ठा हो रहा, और ये सब कुछ जो हो रहा है, ये मेरी शादी होगी, मेरी शादी होने की तैयारी हो, ऐसा उसके दिमाग में एक जगह कर गई। कभी कभी वो घर आए, और जब घर गए और उसकी माँ पूछे उनसे, यानी जगदीश की वाइफ पूछे, अरे बल्लू तेरी शादी वादी भी करनी है, कुछ आमदनी बढ़ा ले। तो बल्लू कहा करे मेरी शादी की तैयारी हो रही माँ, तो फिक्र मत कर, शादी मेरी बिल्कुल तैयार है। वो जो होने वाली तेरी बहू है उसने आज दुपट्टा खरीदा, या लहंगा खरीदा, या मेवे खरीदे, या बताशे खरीदे, या जो भी कुछ है, वो धीरे धीरे वो सारी बातें उसको माँ को भी वो बताए। माँ भी सोचे कि यार ये बल्लू को क्या हो गया, अभी तो कहीं हम गए भी नहीं, किसी से शादी की बात तय भी नहीं करी, इसके दिमाग में कैसे आ गई कि इसकी शादी हो रही है। और ये शौक से कपड़े वपड़े पहन के सुबह ही चला जाया करे, सुबह ही जाए आए जाए, ये करे वो करे। अरे यार ये क्या हो गया है। सब सुन, जगदीश जी भी इस बात में सोचते थे, लेकिन वो चूंकि घर में अपने दूसरे कामों में भी व्यस्त रहते थे, बिजी रहते थे, इसलिए उन्होंने ज्यादा गौर नहीं किया। धीरे धीरे बल्लू का ये, अगर आप इसे बीमारी कहें तो ये बीमारी बढ़ती चलेगी। और बल्लू उस लड़की को अपनी बीवी के रूप में देखने लगा, उसकी माँ को अपनी सास के रूप में देखने लगा, उसके बाप को अपने ससुर के रूप में देखने लगा, और उसके गांव को अपने ससुराल के रूप में देखने लगा। बल्लू रात दिन परेशान इसी काम में रहा करे। उधर बल्लू को भी पता नहीं क्या चला, क्या हिसाब हुआ, दिमाग में वही बातें रखते हुए उसने गया एक टेलर मास्टर के पास। वो टेलर मास्टर भी पास ही था, उससे कहा कि यार मेरी एक शेरवानी सी दे, ये मैं कपड़ा लाया हूँ। गोल्डन सा एक कपड़ा लेके, वो कहाँ से लाया, खरीद के लाया, क्या लाया मुझे पता नहीं, उसने अपनी भी एक शेरवानी सिलवाई। उसने टेलर ने पूछा भाई एक शेरवानी क्यों सिलवा रहा बल्लू, कि यार मेरी शादी होने वाली है। टेलर को ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया, उसको तो अपने पैसे से मतलब, उसने वो कोट नुमा एक शेरवानी, कोट जरा बड़ा सा कोट सी दिया गोल्डन कलर का। अब वो गोल्डन कलर का वो सी के उसने कपड़े सिलवाए, ये सिलवाया, जूता भी खरीदा उसने दूल्हा जैसा, जैसे दूल्हे पहनते हैं, और वो ले ला के रख दिया उसने। बल्लू उधर तैयारी कर रहा, लड़की उधर तैयारी कर रही, आपस में दोनों में, वो लड़की को कुछ पता नहीं, लड़की
कुछ नहीं जानती थी। अगर लव भी कहो तो एक तरफा लव बल्लू ही का था। बल्लू का ये बीमारी बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई। एक दिन बल्लू, और वो टर्न लगा करते थे, कुछ टर्न कभी इधर का कभी उधर का कभी उधर का, तो उस गांव का टर्न आने में उसे 2 महीने लग गए, 1.5 महीना लग गया। उसका उधर दूसरा रूट बहुत बिजी हो गया। उन दिनों मेले चला करते तो उस रूट पे चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। तो उन मेलों के कारण उधर ये समझिए सवारियां ज़्यादा मिल रही थी, तो टेम्पो अड्डा की जो यूनियन थी उधर टेम्पो ज़्यादा लगा। तो उधर 1-2 दफ़े गया भी उसके गांव की तरफ, लेकिन वो बिजी इतना रहा, उधर जाना आना नहीं हुआ और कुछ इस तरह का परेशानी रही। और कभी एक दफ़े उसकी माँ मिली उसको, तो उसने कहा कैसे हाल है बल्लू, तो दिखाई नहीं देता। हाँ ज़रा मैं भी तैयारी में लगा हूँ। तो उसने कहा और आपके यहाँ क्या चल रहा है? कि हम भी बस जी शादी की तैयारी कर रहे हैं बल्लू, तू आना ज़रूर, ये और हटना मत और फला, और ये कहानी वहानी बनती चली गई। बल्लू की बीमारी बढ़ती चली गई। वहाँ ये मामला बढ़ता चला गया, इधर बल्लू की बीमारी बढ़ती चली गई। बल्लू ने कोट भी सिलवाया, जूते भी रखे ला के, घर में सामान भी ला के रखा। वो अपनी माँ से छुपा के रखता था। वो भी तैयारी कर रहा कि मेरी शादी अब होने वाली है। बहुत दिन के बाद बल्लू का एक टूर उसी मडावली गांव का लगा। जब वो वहाँ मडावली गांव में गया तो देखा कि वहाँ से कुछ एक बारात जैसे किसी लड़की को शादी करके ले जाते हैं ना, तो वो डोली हो या अपने टेम्पो में या अड्डे में या जीप में जैसे भी बिठा के लेके जा रहे थे एक दुल्हन को। बल्लू वहाँ खड़ा हुआ देख रहा था, वो अपने सवारियों का इंतज़ार कर रहा था। बल्लू को नहीं पता था कि ये वही लड़की आज ब्याह हो गया है इसका और ये विदा होके जा रही है। खैर बल्लू खड़ा रहा। जब विदाई ख़त्म हो गई, लोग जाने लगे और वापस जाने लगे, तो बल्लू को उसकी माँ दिखाई दी। बल्लू उसकी माँ के पास ऐसी पूछने गया, क्या हाल है चाची जी, और ऐसे जी और वैसे जी, और आज ये क्या मामला चल रहा है? तो उसने कहा कि रत्ना की शादी है। इसका नाम रत्ना था, देखिए। तो उसने कहा रत्ना की शादी है, थी आज, उसकी विदाई करके आ रहे हैं भैया, हमारे घर की रौनक तो चली गई, और ऐसा और वैसा जो बातें औरतें करती हैं वो करती रही। बल्लू के दिमाग पे इस बात का बड़ा असर हुआ। और वो जो गाड़ी जब जा रही थी, जो उसकी जो धूल थी, कच्ची सड़कें भी होती है ना, कच्ची पक्की हर तरह की सड़कें हैं, तो उसी धूल में वो खड़ा रहा, उसमें जीप में बैठ के वो अपने सब लोगों को ले जाके लेके, और वो गाड़ी चली गई। बल्लू को जब ये बात सुना तो उसके दिल को भी झटका लगा, उसके दिमाग को भी झटका लगा। और वो बीमार तो कुछ पहले ही से हल्का फुल्का चल रहा था, दिमाग से तो डिस्टर्ब पहले ही चल रहा था, वो और ज़्यादा बीमार हो गया, और ज़्यादा हिल गया, और ज़्यादा दिमाग उसका परेशान हो गया और कुछ ख़राब सा हो गया। खैर किसी तरह से सवारियां पूरी हुई और बल्लू ने उस वक्त अपनी गाड़ी में बैठ के आया और गाड़ी के उस टेम्पो को चला के रतन लाया। देखिए एक बात ध्यान रखिए, इस बंदे का नाम रतन है और उस लड़की का नाम भी रत्ना था, ये कमाल है। तो रतन उस टेम्पो को चला के वापस ले आया, क्योंकि बल्लू चलाने के योग्य नहीं था। वो कहने लगा मेरा सर फटा जा रहा है, मुझे बहुत सारा कुछ दिख रहा है, मुझे खेत में लोग भागे जा रहे हैं वो दिख रहा है, धूल दिख रही है, और ये डोली उठती हुई दिख रही है, जने क्या 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 वो बकने लगा, कहने सुनने लगा। और थोड़ी देर के बाद वो टेम्पो अड्डे पे उसका टेम्पो आके लग गया और टेम्पो में लेटा रहा। लेटने के बाद वो अपने पापा की दुकान पे आया। पापा के दुकान का कारोबार लगभग बंद ही हो चुका था। वो बराबर कैसेट की दुकान पे गया और कैसेट की दुकान पे जाके बैठ गया, और वहाँ कैसेट में गोपाल दास नीरज का एक गाना बज रहा था। गोपाल दास नीरज हमारे हिंदुस्तान के, भारत के बड़े कवि तो थे, मगर ये शुरू की बात है, इतने पता नहीं शायद मकबूल हो गए थे, लेकिन उस इलाके में लोग नहीं जानते थे। वो कैसेट भरवा रहे थे वहां टेम्पो, और वही था कि कारवां गुजर गया,
बारात देखते रहे, बहार देखते रहे, गुबार देखते रहे, वही वाला। वो मैं इसके अभी ऑडियो के बाद वो मैं आपको वो गाना भी लगाऊंगा। अब वो कैसेट भरवाया था, जहां दिमाग में उसकी बहुत सारी चीजें बैठी हुई थी बल्लू की, वहीं गोपाल दास नीरज की ये नज्म, ये गीत, ये गजल और ये गाना जो फिल्म में भी आया, ये भी घुस के बैठ गया। अब थोड़े बहुत दिन तक वो टेम्पो अड्डे पे नहीं आया, और अगर कभी आए तो वो यूनियन के दफ्तर में लेट जाए। उसने वो टेम्पो भी छोड़ दिया और वो कुछ पागल सा हो गया। चाय पीने का शौकीन होते ही ड्राइवर, वो भी चाय पीने का शौकीन था। जब कभी शहर में को कभी गुजरे तो वही गाना गाते हुए गुजरे, गुबार देखते रहे, कहार देखते रहे, ये देखते रहे, वो वही कर गाना गुजरता रहे। लोग उसे भी जानते थे, वो लोगों को भी जानता था। कहते भाई बल्लू कहाँ जा रहा है? अगर कहीं रास्ते में मिल जाए किसी को या किसी को दुकानदार, बल्लू कहाँ जा रहा है यार? भाई घर जा रहा हूँ। आ यार बैठ चाय पी, चाय पी यार, गाना सुना। वही गाना वो सुनाए कि कारवां गुजर गया बहार देखते रहे, और डोली चली गई कहार देखते रहे, और क्या क्या गाना है, मुझे गाना याद नहीं है, मैं नहीं जानता। वो गाना वो सुनाता। अब ये गाना इस दुकान पे भी बल्लू सुना रहे हैं, अगली दुकान पे भी सुना रहे हैं, किसी नाई की दुकान में बैठ के सुना रहे हैं चाय पी के, कहीं और सुना रहे हैं, कहीं और सुना रहे हैं ये बल्लू। और कभी टेम्पो अड्डे पर आए तो टेम्पो के ड्राइवर जो खाली बैठे हैं, अपनी बारी का, अपने टर्न का इंतजार कर रहे हैं, बल्लू गाना सुनाए यार। बल्लू ने वहां भी वही गाना सुनाया, बल्लू यही गाना सुनाए। अब सब जगह जब यही गाना सुनाए, सुनाता रहा, तो ये गाना लोगों की चलन में आ गया। लोगों को गाना अच्छा लगने लगा। जितने टेम्पो थे, 30 टेम्पो, 30 के 30 टेम्पो में यही गाना बजने लगे। वो जो डेक लगा रहता है ना गाने बजाने के, जैसे आजकल कारों में जरा मॉडर्न लगा रहता है, तो वहां उस जमाने में वो डेक के साथ कैसेट लगता था और वो यही गाना। अब आप ये सोचिए कि 30 टेम्पो में सिर्फ यही गाना बजे, नीरज, गोपाल दास नीरज की नज्म यही बजे, और यही गाना लोग सुनते। यही सवारियां सुन रही हैं, सारा दिन सवारियां यही गाना सुनती चली जा रही हैं। और जिन गांव में जा रहे हैं उन गांव के टेम्पू स्टैंड जो थे वहां भी यही गाना चल रहा है, और उनके लोगों के घरों में भी चलने लगा। मेरा छोटा भाई भी ये कैसेट बनवा के लाया और उसने भी अपने घर में ये गाना सुना। खुद जब मुझे पता चला अभी जून के बाद, मैंने भी फिर ये गाना सुना गौर से, और बहुत बार यानी ये समझिए कि पूरे नीरज, गोपाल दास नीरज को पूरे क्षेत्र, पूरे इलाके में इस बल्लू बावले ने, अब इसको लोग बल्लू बावला कहने लगे थे। ना कपड़े पहनता, अच्छे नहीं पहनता था, ना नहाता था, ना, अभी इसका ज़्यादा वीरान होता चला जा रहा था, ज़्यादा क्रैक हो गया था, जूते नहीं पहनता था, और टेम्पू स्टैंड के उस यूनियन के दफ्तर में वहीं सोता था, घर नहीं जाता था। लोग इसे खाना खिलाते थे, चाय पिला देते थे, गाना सुन लेते थे, और ये वहीं, और सारा दिन टेम्पू में, गाड़ियों में, कारों में लोग यही गाना सुने, कारवां गुजर गया बहार देखते चले। ये हो गया बहार, कहार, डोली उठा के चले गए, कहार देखते रहे। अरे भाई ये गाना पूरे क्षेत्र का एक ऐसा गाना बन गया, ऐसा गाना बन गया। अब ये गाना जब चौतरफा बजने लगा और एक हवा सी आ गई, तो लोग गोपाल दास नीरज को पहचानने लगे, कि लोग ये जानने लगे कि ये गाना नीरज कवि जो हैं उन्होंने लिखा है। लोग उनके बारे में भी पढ़ने लगे, जानने लगे, पहचानने लगे, और या लोगों से पूछने लगे उनके बारे में। फिल्म का नाम चल गया। उस फिल्म में कौन सी फिल्म थी मैं तो जानता नहीं, मैंने नाम सुना है लेकिन भाई मेरे दिमाग में नहीं है। वो भी फिल्म का काफ़ी नाम हो गया। तो अब इतनी बात तो ये आपने सुनी। कभी कभी ये जो तारीख थी, इसको मैं बताऊं कि ये जब मैं गया था, तब मैंने, ये जून में मैं गया था, तब मैंने उसको जो उनका रतन ड्राइवर था कंडक्टर, उसको बुला के पूछा था कि भाई बताइए क्या चक्कर क्या है, इतना गाना क्यों बज रहा है, ये बल्लू क्या हो गया इससे, और ये वो दो। तो बहुत कहानी उसने मुझे इन बातों की बताई थी। अब मैं बताऊं आपसे,
अब ये बातें चलती रहीं, ये बातें चलती रहीं। ये जो उस लड़की की शादी हुई थी, अब बहुत गौर से सुनना, उस लड़की की शादी जो हुई थी वो 30 दिसंबर को लास्ट ईयर हुई थी। पिछले साल सही 30 दिसंबर की उसकी शादी थी, यानी 30 दिसंबर 2020। और बल्लू और 31 दिसंबर 2020 में उस लड़की की विदाई हुई थी, यानी 31 दिसंबर 2020 में उस लड़की की विदाई हुई थी जहां से इस गाने ने जन्म लिया था। और कल 30 दिसंबर 2021 में बिल्लू ने अपने प्राण त्याग दिए। बिल्लू बावले ने अपने प्राण त्याग दिए। लेकिन बिल्लू बावला जाते जाते, दुनिया की छोड़ते छोड़ते, कई चीजों को, कई लोगों पे उपकार कर गया और कई लोगों को उसने, लोगों की जिंदगी बना दी। जैसे गोपाल दास नीरज का नाम पैदा कर गया, उस फिल्म का नाम पैदा कर गया और एक खास किस्म की मोहब्बत पर अपनी जिंदगी लुटा के सच्चाई की मोहर लगा गया। और लास्ट में उस कैसेट वाले की दुकान जो पहले टूटी फूटी थी, कच्ची थी, उसका इतना बिजनेस बढ़ गया, इतना बिजनेस बढ़ गया कि उसने पक्की दुकान बनाई, बड़ी दुकान बनाई। आज वो रेडियो, कैसेट, ट्रांजिस्टर्स, टेलीविजन और ये सब कुछ छोटी छोटा उसी एक दुकान को बड़ा करके बेच रहा है। मैं उसकी कल अंतिम यात्रा में शामिल हुआ। मैं गया था। मुझे बिल्लू, मैं उसे बावला नहीं कहूँगा, मगर बिल्लू बावले के नाम से मशहूर हो गया था। मुझे बड़ा दुख हुआ, मैं रोने लगा। जगदीश जी बहुत बूढ़े हो गए हैं, वो भी रोने लगे। उनका एक ये बेटा था और एक बेटी थी, बेटी की शादी हो गई थी। जगदीश जी अब कह रहे थे कि अब मैं भी नहीं जी पाऊँगा। वो कह रहे थे कि तुम आ जाओ, थोड़ा सा तुम्हारे साथ बैठ के बातें चीतें करूँगा। अब मेरी भी मजबूरियाँ हैं, कुछ परेशानियाँ हैं, कुछ जिम्मेदारियाँ हैं, इसलिए मैं वहाँ जाऊँगा तो जगदीश को मिलूँगा। मैंने उनसे कहा कि वो भी दिल्ली आए मिलने के लिए। लिहाजा आज की कहानी को मैं बस यहीं समाप्त कर रहा हूँ, ख़त्म कर रहा हूँ। आप लोग इस कहानी को दूसरे अंदाज में सोच के सुनिएगा, इसको दूसरे अंदाज में, ज़रा हट के अंदाज में समझिए, सोचिए और फिर इसको कहानी के रूप में सुनिए। हालांकि ये किस्सा है। थैंक यू वेरी मच। स्वप्न झरे फूल से, मीत चुभे शूल से, लुट गए सिंगार सभी बाग के बबूल से। और हम खड़े खड़े बाहर देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। नींद भी खुली न थी कि हाय धूप ढल गई, पाँव जब तलक उठे कि जिंदगी फिसल गई। पात पात झड़ गए कि शाख शाख जल गई, चाह तो निकल सकी न पर उम्र निकल गई, पर उम्र निकल गई। गीत अश्क बन गए, सपन हो दफन गए,
साथ के सभी दिए धुआं पहन पहन गए, और हम झुके झुके मोड़ पर रुके रुके, उम्र के चढ़ाव का उतार देखते रहे। क्या शबाब था के फूल फूल प्यार कर उठा, क्या कमाल था के देख आईना से हर उठा। इस तरफ जमीन और आसमां उधर उठा, थाम कर जिगर उठा के जो मिला नजर उठा, के जो मिला नजर उठा। एक दिन मगर यहाँ ऐसी कुछ हवा चली, लुट गई कली कली के घुट गई गली गली, और हम लुटे लुटे वक्त से पिटे पिटे, सांझ की शराब का खुमार देखते रहे। कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। हाथ थे मिले के जुल्फ चांद की सवार दूं, होंठ थे खुले के हर बहार को पुकार दूं। दर्द था दिया गया कि हर दुखी को प्यार दूं, और सांस यूं के स्वर्ग भूमि पर उतार दूं, भूमि पर उतार दूं। हो सका न कुछ मगर शाम बन गई सहर, वो उठी लहर के ढह गए किले बिखर बिखर, और हम डरे डरे नीर नैन में भरे, उड़ कर कफन पड़े मजार देखते रहे। मांग भर चली के एक जब नई नई किरण, ढोल के धुनक उठी ठुमक उठे चरण चरण, शोर मच गया के लो चली दुल्हन चली दुल्हन, गांव सब उमड़ पड़ा बहक उठे नयन नयन, बहक उठे नयन नयन। पर तभी जहर भरी गाज एक वह गिरी, पूछ गया सिंदूर तार तार हुई चुनरी, और हम अजान से दूर के मकान से पाल के लिए हुए कहार देखते रहे। कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे, सपन झरे फूल से मीत चुभे शूल से, लुट गए सिंगार सभी बाग के बबूल से, और हम खड़े खड़े बहार देखते रहे। कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे, कारवां